नाम से स्पष्ट है कि प्रदेश की राउत जाति में, प्रदेश के खास करके यादव समाज में या फिर राउत जाति में प्रचलित लोक नृत्य क्या है आपका, राउत नृत्य। ठीक है, ये इस नृत्य की एक झलक जो है आप अपने सामने देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो नर्तक हैं वो विशेष प्रकार के चटक श्रृंगार या भड़कीले श्रृंगार वेशभूषा का प्रयोग किए हुए हैं। इनके हाथ में सजी धजी हुई लाठियां हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ी सी यहाँ पे बांस की मड़ई जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ये बड़ी सी बांस की मड़ई दिखाई दे रही है और इस बांस की मड़ई के चारों ओर ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो अब इस नृत्य के पीछे की कहानी को जानते हैं। देखिए, राउत जाति के लोग स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। ठीक है, स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? ये खुद को श्री कृष्ण का जो है आपका वंशज मानते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तब से यह जो आपका नृत्य है एक विजय प्रतीक के रूप में चालू किया गया था, जो आज भी जारी है। इसीलिए ये जो नृत्य है ये थोड़ा सा शौर्यपरक होता है, अर्थात इसमें वीरता का प्रदर्शन जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है, अब ये नृत्य कब आयोजित होता है? तो आमतौर पे जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, ठीक है, खास करके दीपावली दशहरा का जो आपका समय होता है, उसमें जो किसान होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो लगभग फ्री हो चुके होते हैं। क्यों फ्री हो चुके होते हैं? क्योंकि इस दशहरे के समय में धान कटाई हो चुकी होती है, धान कटाई मिसाई हो चुकी होती है और सभी लोग फ्री होते हैं। तो इसी समय या दीपावली के बाद बोल सकते हैं आपका कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, ठीक है, पर्व और त्यौहार की क्लास जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे आपको त्यौहार अच्छे समझ में आएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि दीपावली जो होता है वो कार्तिक अमावस्या को होता है। ठीक है, फिर अमावस्या के बाद या दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष लग जाता है और शुक्ल पक्ष का जो 11वां दिन होता है वो कहलाता है एकादशी। और कार्तिक के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कार्तिक शुक्ल एकादशी भी कहते हैं, इसको कार्तिक प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। अभी आप इस चीज़ पे थोड़ा परेशान मत होइए क्योंकि छत्तीसगढ़ के आपके पर्व और त्यौहार में ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं उसको। तो दीपावली के बोल सकते हो 11 दिन बाद, है ना, या ये बोल सकते हो कि कार्तिक अमावस्या को दीपावली होता है और इधर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को, जिसको कार्तिक प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, ये इस समय चालू होता है और यहाँ से लगभग एक पखवाड़े तक चलता है। एक पखवाड़ा कहने का मतलब ये 15 दिनों तक जो है वो आपका चलता है। तो इसमें तिथि पूछी जाती है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो तिथि को विशेष रूप से याद रखिएगा बेटा कि कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से या फिर देव उठनी एकादशी से 15 दिनों तक, एक पखवाड़े तक यह जो है राउत नृत्य ये आपका चलता है। देखिए, इस नृत्य में जो राउत जाति के लोग होते हैं ये विशेष प्रकार की वेशभूषा, विशेष प्रकार का भड़कीला आभूषण, चटकीले श्रृंगार का जो है वो प्रयोग करते हैं, खुद को बहुत ही सजाते हैं। इनके एक हाथ में लाठी होती है और एक हाथ में हथियार होता है। हालांकि हथियार वर्तमान में प्रतिबंधित है, इसीलिए दोनों हाथों में सजी हुई लाठियाँ होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो नृत्य है इस प्रकार की बांस की मड़ई के चारों ओर जो है वो किया जाता है। तो विशेष प्रकार के वस्त्र आभूषण पहन करके बांस की मड़ई के चारों ओर गढ़वा बाजा में इस नृत्य को संपादित किया जाता है। ठीक है, गढ़वा बाजा आप वाद्य यंत्रों क्लास में वाद्य यंत्र को विस्तार से समझ सकते हैं कि गढ़वा बाजा क्या होता है। बाकी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं वो इस बाजा को जरूर जानते हैं। खास करके छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह में गढ़वा बाजा साज का प्रयोग किया जाता है। तो इस राउत नाचा का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या हो गया? गढ़वा बाजा। ठीक है, तो गढ़वा बाजा में ये नृत्य जो है वो किया जाता है। नृत्य करते हुए शौर्य का भी प्रदर्शन किया जाता है, वीरता का भी प्रदर्शन किया जाता है। साथ में जो प्रमुख नर्तक होता है वो विभिन्न प्रकार के शेरो शायरी, विभिन्न प्रकार के दोहा, खास करके विभिन्न प्रकार के दोहा चौपाइयाँ जो है वो आपका गाता है। और इन दोहों में श्री कृष्ण द्वारा कंस वध का आपका कहानी रहता है और उसी को नृत्य के रूप में चित्रित किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस राउत नृत्य में देखिए बच्चे भी होते हैं, युवा भी होते हैं, आपके प्रौढ़ व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन सभी के सभी कौन होते हैं? पुरुष। अर्थात राउत नृत्य में केवल और केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। इनमें अगर महिला कलाकार की आवश्यकता होती है तो पुरुष लोग ही महिला वेश धारण करके महिला की भूमिका निभाते हैं, लेकिन सभी के सभी कौन होते हैं? पुरुष। जैसे सुआ नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से राउत नृत्य केवल और केवल पुरुषों के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये एक विजय प्रतीक नृत्य है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा कंस वध का दोहों के रूप में, चौपाई के रूप में वर्णन किया जाता है। नृत्य में शौर्य का प्रदर्शन होता है, विशेष प्रकार का वस्त्र आभूषण, चटकीला भड़कीला वस्त्र आभूषण प्रयोग किया जाता है, बांस की मड़ई के चारों ओर आयोजित होता है। इनके हाथों में जो है वो आपका सजे धजे बांस के डंडे होते हैं और गढ़वा बाजा पे ये नृत्य जो है किया जाता है। इस राउत नृत्य को केवल पुरुष करते हैं और इसको क्या कहा जाता है? गहिरा नाच के नाम से भी जानते हैं बेटा, इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है। राउत नृत्य को ही क्या कहा जाता है? गहिरा नाच।
तो ये राउत नृत्य की कुछ विशेषताएं हो गई। साथ ही साथ याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 1978 से 1978 से बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव होता है, जहां 50 से भी ज़्यादा दल, 50 से भी ज़्यादा टोलियां राउत नृत्य का प्रदर्शन करती हैं, जो बहुत ही फेमस है। एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा कि बिलासपुर में 1978 से राउत नाचा महोत्सव होता है, ठीक है, जो लगभग 15 दिनों तक जो है वो आपका चलता है, जिसमें कई दलों के कलाकार जो है इसमें शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं। तो इतनी बातें आपको राउत नाचा या राउत नृत्य के बारे में जो है याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए प्रमुख बातों को लिख देता हूँ, फिर अंतिम में हम रिवीजन करते हुए चलें। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि राउत नृत्य जो है वो किस जाति में प्रचलित है। तो राउत नृत्य जो है वो राउत जाति में प्रचलित लोक नृत्य है। राउत जाति में प्रचलित लोक नृत्य। आयोजन समय को विशेष रूप से याद रखिएगा, दीपावली के बाद, है ना, अर्थात कार्तिक अमावस्या के बाद, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, या इसी को बोला जाता है कार्तिक प्रबोधनी एकादशी। याद रखिएगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को ही क्या कहते हैं, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, या इसी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष का 11वां दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, या कहा जाएगा कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, या इसी को क्या कहते हैं, देव उठनी एकादशी कहते हैं। से कब तक चलता है, 15 दिनों तक, है ना, या एक पखवाड़ा भी कहा जाता है। एक पखवाड़ा मतलब 15 दिनों तक जो है वो आपका चलता है, 15 दिनों तक, या फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक पखवाड़े तक चलता है। नृत्य शैली याद रखिएगा, यह नृत्य मैंने कहा बांस की मड़ई के चारों ओर होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक बांस की मड़ई बताई थी, यहाँ पे ये बड़ी सी जो बांस की मड़ई आपको दिखाई दे रही है। और ये खास बात भी याद रखिएगा, ये जो बांस की मड़ई है इसको केवट जाति के लोग बनाते हैं। नृत्य राउत जाति के लोग करते हैं, लेकिन जो ये बांस की मड़ई है इसको किन जाति के लोग बनाते हैं, केवटों के द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे नृत्य शैली में यह नृत्य केवटों, है ना, द्वारा निर्मित बांस की मड़ई के चारों ओर, यह नृत्य केवटों द्वारा निर्मित बांस की मड़ई के चारों ओर आयोजित होता है। जो नर्तक होते हैं ये नर्तक शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, नर्तक शौर्य का प्रदर्शन करते हैं एवं दोहों का उच्चारण करते हैं। शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दोहों का उच्चारण करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा कंसवध को वर्णन किया जाता है तथा नृत्य के साथ प्रकट किया जाता है, ठीक है। वेशभूषा याद रख लेंगे। वेशभूषा क्या याद रखेंगे कि जो नर्तक होते हैं ये नर्तक रंग बिरंगे वस्त्र, आभूषण, चटकीले, है ना, रंग बिरंगे वस्त्र, आभूषण, चटकीले श्रृंगार का प्रयोग करते हैं, काफ़ी सजे धजे हुए रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम याद रखते हैं इसमें वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र मैंने बताया था गढ़वा बाजा प्रमुख वाद्य यंत्र रहता है। तो वाद्य यंत्र याद रखिएगा गढ़वा बाजा। गढ़वा बाजा का पूरा एक साज रहता है, जिसमें गढ़वा बाजा के साथ साथ और भी वाद्य यंत्र रहते हैं, जिसको आप वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में डिटेल से आप पढ़ेंगे। तो गढ़वा बाजा आप विशेष रूप से याद रखिएगा। और राउत नृत्य को लेकर के कुछ विशेष बातें जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे कि इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। साथ ही पुरुष कलाकारों द्वारा महिला वेश धारण कर, पुरुष कलाकारों द्वारा महिला वेश धारण कर नृत्य करने का भी चलन है। अर्थात यदि महिला की आवश्यकता पड़ती भी है तो भी पुरुष जो है वो महिला की भूमिका जो है आपकी निभाते हैं। साथ ही साथ इस नृत्य को गहिरा नाच भी कहा जाता है ना। इस नृत्य को गहिरा नाच भी कहा जाता है। देखिए बेटा, इस नृत्य का एक और रूप है। इस नृत्य का एक और रूप क्या है
कि दीपावली के बाद, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में राउत नृत्य करते हुए ये घर घर घूमते हैं, विभिन्न प्रकार के शेरो शायरी, दोहे चौपाई का उच्चारण करते हैं और वहाँ पे अपने लिए कुछ उपहार, कुछ दान वगैरह भी मांगते हैं और उनको जो है आशीर्वाद देते हैं। तो गांव में ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इस नृत्य को क्या कहा जाता है, गहिरा नाच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, राउत नाचा महोत्सव, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में किस जिले का राउत नाचा सबसे फेमस है, अगर ऐसा भी पूछेगा तो आंसर बिलासपुर ही आएगा। तो राउत नाचा महोत्सव आप याद रखिएगा 1978 से 1978 से बिलासपुर में आयोजन किया जाता है। विशेष रूप से जो बिलासपुर का गोल बाजार के ठीक आगे जो लाल बहादुर शास्त्री मैदान है, वहाँ पे ये इसका आयोजन किया जाता है। तो 1978 से बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इतनी बात आपको राउत नाचा के बारे में याद रख